अस्सलाम वालेकुम ज़ैनब, असनान, अनम, आप लोगों को आवाज़ आ रही है? वालेकुम सलाम जी सर, आ रही है। ओके ज़ैनब, आपको, असनान, असनान आपको आवाज़ आ रही है? इरफान, आपको आवाज़ आ रही है मेरी? जी सर आ रही है। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। असनान, आपको आवाज़ आ रही है तो काइंडली मुझे कंफर्म कर दें कि आपको आवाज़ आ रही है। असनान प्लीज़ दोबारा बोले, मुझे आपकी आवाज़ नहीं आई। हेलो असनान, मुझे आवाज़ नहीं आई आपकी। मैंने आ रही है आवाज। ओके, हाँ अब आ रही है, आपकी भी आवाज़ आ रही है मुझे। चलें 2-1 मिनट देखते हैं, अगर किसी ने ज्वाइन करना और तो फिर हम स्टार्ट करते हैं अदरवाइज। और आप लोग ठीक ठाक हैं सब? जी सर। जी सर। कैसी चल रही है आप लोगों की स्टडीज ओवरऑल? अच्छी चल रही है सर। अच्छा, आप में से किसी ने पहले अटेम्प्ट की हुई है? किसी ने अटेम्प्ट पहले ली हुई है कोई सीएसएस की? नो सर। इरफान आपने? नो सर। असनान आपने? नो सर नहीं। अच्छा, मैं थोड़ा सा आज ऑफिस से लेट हो गया हूँ, इसीलिए 4 की बजाय थोड़ा सा हम लेट हो गए हैं आज। तो मैं मैसेज कर लूँ ग्रुप में ताकि जिसने ज्वाइन करना तो कर लें, अदरवाइज हम स्टार्ट करते हैं। इरफान, यस सर। कैसी लग रही क्लासेस को? नोवा से कोई तब्दीली नजर आई है या नहीं आई? यस सर। हम्म। सर तब्दीली है। जी तब जी है सर। तब्दीली है। अच्छा। जी सर, वो टॉपिक 3-4 कराते थे तो सर असाइनमेंट वगैरह नहीं देते थे, इस वजह से प्रिपरेशन सही नहीं होती थी। अच्छा 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 अच्छा, नहीं वो स्पीड नहीं लगानी, क्योंकि स्पीड से जो है ना वो फिर तैयारी जो पढ़ाओ अच्छा पढ़ाओ वो बेहतर है। ठीक है। जी सर। सही। बख्तावर, आपको लेक्चर वगैरह की समझ आ रही है? जितने हमने पढ़े हैं लेक्चर वगैरह जो। वो तो मुझे बड़ा अच्छे तरीके से मैंने उसको गो थ्रू नहीं किया दोबारा, लेकिन अभी तक मुझे चीजें काफी क्लियर हैं। जैसे आपने मैप वो सारा समझाया था और जो भी जो अच्छा ये लगा था वाले और अभी तक है भी माइंड में। जो ये वाले लग रहा है इजी है। सब्जेक्ट्स है ना, पाक अफेयर, करंट अफेयर, इवन जी जी। बल्कि बाकी सब्जेक्ट्स भी हैं, इनमें जो ट्रिक है वो नंबर अच्छे लेने का, ये है कि आपके पास नॉलेज होना तो बहुत ज़रूरी है। ठीक है। लेकिन आपकी पेपर प्रेजेंटेशन बहुत ज़्यादा मैटर करती है। आप चीज़ों को प्रेजेंट कैसे करते हैं, इट डज मैटर। ठीक है। तो अगर एक ही बंदा, दो बंदे अगर पेपर अटेम्प्ट करें और एक बंदा उसी चीज़ को 2 पैराग्राफ बना के लिखता है, तो एग्जामिनर के लिए वो पढ़ना मुश्किल होंगे, और इसकी बजाय दूसरा बंदा है जो कि उसको एक मैप या टेबल या वो उसको जो है वो फिगर की फॉर्म में बना लेता है, तो वो एग्जामिनर के लिए भी इजी है, और उसकी प्रेजेंटेशन से भी वो इम्प्रेस होगा कि इस बंदे को चीज़ें बताना आती हैं कि मैंने किस तरह अपना नॉलेज को कन्वे करना है एफिशिएंटली। और ये चीज़ जो है आपके पेपर में डिफरेंस डालती है कि आपके और दूसरों के नंबर में कहाँ पे फर्क आता है। ठीक है जी। अच्छा जी, आई थिंक आज हमारे साथ यही लोग हैं, तो हम शुरू करते हैं लेक्चर आज का। आज का टॉपिक बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि 2020 के पेपर्स अगर आप लोगों ने देखे हों, इवन पाक अफेयर के बाद करंट अफेयर, पाक अफेयर, आईआर में इवन ये वाले सवाल आए थे कि इंडो पैसिफिक स्ट्रेटजी जो है इससे रिलेटेड चीज़ें थी। ठीक है। तो ये बहुत जी ही सर। अहम टॉपिक है,
इसलिए अब उनको इसको इंशाल्लाह इन डेप्थ हो जो हम इसको डिटेल से डिस्कस करेंगे इंडो पैसिफिक को। सबसे पहले एक दो कंसेप्ट्स हैं जो इस टॉपिक के लिए आपको Excuse me, समझना। sir, जी जी। प्लीज 5 मिनट वेट कर लेंगे, ब्रेक क्यों, खैरियत? अभी तुमने स्टार्ट किया। बस 5 मिनट के लिए। अच्छा, ये मुझे लेक्चर आई एम जस्ट कमिंग इन 5 मिनट्स। हाँ, बख्तावर, हम ये लेक्चर रिकॉर्ड करें तो आप रिकॉर्डिंग में देख सकती है बाद में चीज़ें, ओके ओके। ठीक है? क्योंकि ये बाकी मैं नहीं चाह रहा कि सब लोगों को 5 मिनट जो है ना इनका इंतज़ार करवाया जाए, ठीक है? तो हम कंटिन्यू कर रहे हैं, आपको फिर जो हम मैं रिकॉर्डिंग ग्रुप में ही शेयर कर दूंगा, तो जो लोग अटेंड नहीं कर रही है जिनका मिस हो जाएगा तो वो वहाँ से देख लेंगे, ठीक है जी? अच्छा जी, सबसे पहली एक दो टर्मिनोलॉजीज हैं जिनका इन इस टॉपिक से बहुत ज़्यादा रिलेशन है, रियलिज्म और लिबरलिज्म। किस किस ने इस थ्योरी को पढ़ा हुआ है, इन दोनों थ्योरीज को पढ़ा हुआ है? व्हाट इज रियलिज्म एंड व्हाट इज लिबरलिज्म? किसी को आइडिया है इसका? ओके, आई गेस नहीं है किसी को। रियलिज्म और जो लिबरलिज्म है ये थ्योरीज हैं दो इंटरनेशनल रिलेशंस की, बेसिक थ्योरीज हैं, क्लासिक थ्योरीज भी इनको कहा जाता है। रियलिज्म क्या कहती है? रियलिज्म कहती है कि जब दो बंदे, मतलब अगर दुनिया के अंदर दो चीजें हैं, लेट्स से हम इसको स्क्रीन पे शुरू कर लेते हैं साथ में, कि अगर दुनिया के अंदर दो कंपेटिटर्स हैं, दो कंट्रीज हैं, लेट्स से एक कंट्री ये वाला है, एक कंट्री हम इसको कहते हैं, एक कंट्री ये वाला है, ठीक है? ये दोनों अगर एक ही सिस्टम, एक ही इन्वायरमेंट के अंदर रह रहे हैं, हम ये कहते हैं कि ये दुनिया के अंदर ये दो कंट्रीज हैं, ठीक है? तो वो कहते हैं कि इन दोनों का आपस में जो रिलेशन होगा वो सर्वाइवल बेस पे होगा। सर्वाइवल बेस क्या होगी कि ये वाली कंट्री कोशिश कर रही होगी कि मैं सर्वाइव करूं इस सिस्टम में, और ये वाली कंट्री कोशिश कर रही होगी कि मैं सर्वाइव करूं अपने इस सिस्टम में। और इस सर्वाइवल का होता क्या है कि अगर इसका फायदा हो रहा है तो ये वाली कंट्री समझती है कि ये मेरे लिए क्या है, नुकसान है। इसी तरह अगर इसका फायदा हो रहा है, हो रहा होता है, तो ये वाली कंट्री समझती है कि ये मेरे लिए ओवरऑल नुकसान है। इसको एक टर्म हम इस्तेमाल कर सकते हैं, जीरो सम गेम। जीरो सम गेम क्या है कि अगर इसको कुछ गेन हो रहा है तो उतना ही मेरा नेगेटिव होगा। यानी कि अगर इस कंट्री को +2 हो रहा है, कहीं पे भी किसी भी चीज में +2 हो रहा है, उसकी इकोनॉमी +2 हो गई है, तो इस वाली कंट्री के लिए क्या होगा, इस वाली कंट्री के लिए वो -2 होगा, ठीक है? तो जीरो सम का मतलब क्या है कि इन दोनों का सम क्या होगा, 0, ठीक है? यानी कि एक का गेन होगा तो वो दूसरे के लिए उतना ही लॉस होगा। दिस इज रियलिज्म। इसको रियल पॉलिटिक भी कहते हैं। समझ आ गई आपको इस पॉइंट की कि रियलिज्म और रियल पॉलिटिक क्या होती है, ठीक है? अब अगर आपको मैं यही वाली चीज बिल्कुल आम अल्फाज में समझाना चाहूँ तो आम अल्फाज में हम रियल पॉलिटिक को क्या कह सकते हैं कि एक दूसरे से मुकाबलाबाजी जो है इसको हम रियलिज्म या रियल पॉलिटिक्स कहते हैं, ठीक है? मतलब कि एक दूसरे से क्या है, मुकाबला चल रहा है कि एक कह रहा है कि मैं आगे बढ़ जाऊं और दूसरा पीछे रह जाए, दूसरे चाह रहा है कि मैं आगे निकल जाऊं और दूसरे वाला मेंबर जो है वो पीछे रह जाए। इसको कहते हैं रियलिज्म। अब दूसरी थ्योरी है लिबरलिज्म। लिबरलिज्म में क्या है कि ये वाली जो दो कंट्रीज हैं लेट्स से सिस्टम के अंदर, तो इन दोनों की कोशिश ये होगी कि हम मिलजुल के रहें, कोई ऐसा सिस्टम बनाए कि मेरा भी फायदा हो, इसका भी फायदा हो, इसका भी नुकसान ना हो और मेरा भी नुकसान ना हो। तो मिलजुल के कोऑपरेशन के जरिए रहना, दिस इज लिबरलिज्म, ठीक है? आई होप कि यहाँ तक आपको ये दोनों थ्योरीज जो है वो समझ आ गई होंगी, जी सर। ठीक है? अब मुझे अगर मैं आपसे एक यहीं पे एक सवाल पूछूं, छोटा सा सवाल ये है कि अगर मैं आपसे पूछूं कि ये जो हमारी दुनिया है इसमें कौन सा सिस्टम लागू है, लिबरलिज्म है या रियलिज्म है? सर लिबरलिज्म। लिबरलिज्म है? नहीं, ये दुनिया जो है ये रियल। सर यूएस और रशिया के केस में तो हाँ रियलिज्म लगता है, यूएस और रशिया के केस में, और इंडिया पाकिस्तान के केस में भी। ये सिर्फ यूएस, रशिया, पाकिस्तान, इंडिया का केस नहीं है, ये थ्योरी हर एक जगह पे फिट होती है। जैसे मैं एग्जांपल्स देता हूँ, आप लोग खुद मुझे बताते जाओगे कि इन दोनों की आपस में अगर नहीं बन रही तो इट मीन्स कि इनकी आपस में क्या है, लगतबाजी, एक दूसरे से लड़ाई है, इनके दरमियान में रियलिज्म है। नॉर्थ कोरिया, साउथ कोरिया, ठीक है, दे यूज्ड टू बी वन कंट्री, लेकिन अभी एक दूसरे के दुश्मन है, ठीक है?
अगर लिबरलिज्म इसको चला रहा होता है इस पूरे सिस्टम को, तो नॉर्थ कोरिया के ऊपर तो ये सबसे पहले इम्प्लाई होता, वो तो जो है सबसे पहले वो थे ही इकट्ठे, एक जैसे लोग थे, एक ही उनकी रिश्तेदारियां, फैमिली, सारा कुछ एक ही था, हिस्ट्री उनकी एक थी। लेकिन 1950 में वो स्प्लिट हुए, तो अब दोनों का क्या है, पाथ अलग अलग और वो एक दूसरे के खिलाफ है। ठीक है, वहां पे क्या आ गया, रियलिज्म। यूएस, चाइना, इन दोनों की अभी जो रिसेंट एग्जांपल हम देखते हैं, जो ट्रेड वार हुई है, ट्रेड वार क्यों हुई थी? ट्रेड वार होने का मकसद क्या था कि अमेरिका को ये खतरा था कि अगर इसी तरह चाइना की ट्रेड अच्छी चलती रही, चाइना की इकानमी ग्रो करती रही, तो कुछ सालों में चाइना की ओवरऑल जो जीडीपी है वो यूएस की जीडीपी को क्रॉस कर जाएगा और दुनिया में सबसे बड़ी इकोनॉमी कौन हो जाएगा? चाइना। ठीक है, अगर लिबरलिज्म होता तो यूएस को क्या तकलीफ होनी थी अगर यूएस की अपना चाइना की इकोनॉमी बहुत अच्छी हो जाती? ठीक है, तो दिस इज ऑल अबाउट रियलिज्म। पाकिस्तान इंडिया का केस देख ले, एक दूसरे को क्यों नहीं आगे बढ़ने देते, कि एक अगर आगे बढ़ गया, हम कहते हैं कि इंडिया अगर स्ट्रांग हो गया तो इसमें इंडिया का तो फायदा है लेकिन साथ में हमारा नुकसान भी है। ठीक है, इसी तरह हम जब कोई भी अच्छी मूव करना चाहते हैं, हम कोई कॉन्फ्रेंस यहाँ पे करवाना चाहते हैं, या चाइना के साथ हमारे हालात बहुत अच्छे हैं, रिलेशन बहुत अच्छे हैं, सीपेक करना चाहते हैं, तो इंडिया उसकी मुखालफत क्यों करता है? सिर्फ इसलिए करता है कि पाकिस्तान जितना स्ट्रांग होगा इंडिया के लिए उतना ही ज्यादा खतरा होगा। मिडल ईस्ट में आप देख लें, ईरान और सऊदी अरब का क्या मसला है? दोनों मुस्लिम कंट्रीज हैं, ठीक है, तो उनका मेन मसला क्या है कि अगर सऊदी अरेबिया स्ट्रांग हो गया तो ईरान को खतरा हो जाएगा, ईरान स्ट्रांग हो गया तो सऊदी अरेबिया को खतरा हो जाएगा। सो वी कैन कंक्लूड कि दिस वर्ल्ड इज बीइंग गवर्न्ड बाय रियलिज्म। ठीक हो गया जी। लिबरलिज्म कहीं कहीं आता है, लेकिन फिर भी बात वही होती है कि लिबरलिज्म वहां पे जाके लागू होता है जब दोनों कंट्रीज को ये लग रहा होता है कि इस टाइम एक दूसरे से सुलह कर लेना, ये एक दूसरे के साथ चलना ही हम दोनों की भलाई है, तब वो जाके करते हैं। मतलब कि तब भी वो करते हैं अपने नेशनल इंटरेस्ट के लिए। ठीक है, और नेशनल इंटरेस्ट को सेव करना जो है, अपने आप को सेव करना होता है, दैट इज रियलिज्म। ठीक हो गया जी, ये कंसेप्ट समझ आ गया आप सबको? असनान, अनम, इरफान, बख्तावर? जी सर। जी सर। ठीक है, अच्छा एक अब जी, हाँ जी, किसी ने समझ सवाल? आ गया ये बोला। ओके, अच्छा एक और टर्मिनोलॉजी इसी जो है वो उससे रिलेटेड है, इसको थ्यूसिडाइड्स भी पढ़ते हैं, थ्यूसिडिडीज भी पढ़ते हैं, थ्यूसिडाइड्स ट्रैप। अब ये क्या टर्मिनोलॉजी है? ये बेसिकली टर्मिनोलॉजी बड़ी पुरानी है, 1500 मतलब कह लें कि अब 16th सेंचुरी में ये शुरू हुई थी। ठीक है, दो कंट्रीज थी, मतलब कि उस टाइम तो हम कह सकते हैं किंगडम्स थी, स्पार्टा, इसको मैं लिखता हूँ यूएसए आप लोगों को समझाने के लिए अभी फिलहाल, ठीक है, और एथेंस। ठीक है जी। अब ये ट्रैप जो है, थ्यूसिडाइड्स ट्रैप क्या है? ये ट्रैप कहता है कि जब भी दुनिया के अंदर कोई एक पावर होती है या एक इलाके के अंदर कोई पावर होती है और उस पावर को कोई चैलेंज करने आ जाता है, तो जो पहले ऑलरेडी डेवलप्ड पावर होती है वो उसको रेजिस्ट करती है। ठीक है, इसकी मैं लोकल एग्जांपल देता हूँ। लोकल एग्जांपल क्या है कि अगर हमारे इलाके में हर, अब हम तकरीबन गांव से या इस तरह रिलेशन होता है हम सब लोगों का, गांव में अगर कोई एक चौधरी है या कोई एक बदमाश है, ठीक है, तो उस इलाके में जब कोई नया चौधरी अपनी जो है वहां पे रिलेशंस बनाने की कोशिश करेगा, अपना कब्जा जमाने की कोशिश करेगा, तो पहला चौधरी क्या करेगा उसके साथ? बताएं। हेलो? सर वो जाहिर है थोड़ा उसके काम को इतना इजीली नहीं होने देगा। वो उसको रेजिस्ट करेगा ना, कि मैं यहाँ हाँ पे जी। चौधरी हूँ तो तुम यहाँ पे चौधरी नहीं बन सकते। इसी तरह दुनिया में क्या होता है? दुनिया में भी यही होता है कि जब एक कोई सुपर पावर बन गई होती है, तो जब कोई नई सुपर पावर वहां पे दुनिया में निकलने की कोशिश करती है, तो उसको पहले वाली सुपर पावर उसको रोकने की कोशिश करती है। अब ये थ्यूसिडाइड्स जो ट्रैप था, ये कब बना और क्यों बना? ये 16th सेंचुरी में बना था, और हुआ ये था कि स्पार्टास जो थे ये वहां पे एक डेवलप्ड पावर थी, इसीलिए इसके सामने मैंने लिखा है यूएसए। आज के सिनेरियो में जिस तरह यूएसए एक डेवलप्ड पावर है, सुपर पावर थी उस टाइम के, ठीक है।
लेकिन हुआ क्या कि एथेंस जो थे उन्होंने जंगे शंगे करके तो इलाका कब्जे में करना शुरू कर लिया, तो एथेंस क्या बन गए, उस एरिया उनके एरियाज में इंटरफेयर करने लग गए। मतलब स्पार्टा को लगा कि अब एथेंस जो है वो सुपर पावर के तौर पे सामने आना चाह रहे हैं, तो इन दोनों के दरमियान में एक जंग हुई थी। ठीक है, तो इस ट्रैप का क्रक्स यही है कि जब एक डेवलप्ड या ऑलरेडी एस्टेब्लिश्ड पावर होती है, उसको जब कोई नई पावर थ्रेटन करती है तो उसका अल्टीमेट रिजल्ट क्या होगा, वार बिटवीन द टू। ठीक है, अब हमारे केस में क्या है कि यूएस ऑलरेडी डेवलप्ड पावर है। वर्ल्ड वॉर 2 के बाद हम देखते हैं कि यूएस पावर बनना शुरू हो गया था, और जब रशिया के साथ कोल्ड वार हमारी खत्म हुई है यूएस की, तो उसके बाद यूएस सुपर पावर बन गया, सोल सुपर पावर, यानी कि अकलौती पावर दुनिया के ऊपर। तो उस टाइम जो है यूएस एस्टेब्लिश हो गया था। लेकिन अब क्या हुआ, इकोनॉमिकली चाइना ने अपने आप को इम्प्रूव किया, और अब चाइना एक पोटेंशियल कैंडिडेट है सुपर पावर के लिए, इसलिए यूएस क्या फील कर रहा है, थ्रेटन्ड। तो अब यूएस हर तरीके से उसको रोकने की कोशिश कर रहा है। लेकिन अब मसला क्या है, मसला ये है कि अभी इन दोनों के पास क्या है, न्यूक्लियर वेपन्स हैं। तो इन दोनों के दरमियान डायरेक्ट फाइट इज ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल। ठीक है, डायरेक्ट फाइट इन दोनों के बीच में नहीं हो सकती, क्योंकि दोनों के पास न्यूक्लियर पावर है। तो न्यूक्लियर पावर वाली कंट्रीज जब भी फाइट करती हैं तो अल्टीमेट रिजल्ट क्या निकलेगा, न्यूक्लियर जंग हो जाएगी। ये दोनों ये करेंगे नहीं, क्योंकि उनको पता है इस तरह तो वो दोनों की दोनों कंट्रीज तबाह हो जाएंगी बिल्कुल ही। तो अब कर क्या रहे हैं, अब ये मुख्तलिफ तरीकों से एक दूसरे को हराने की कोशिश कर रहे हैं। यूएस और चाइना के बीच में अभी हमने देखा था कि कुछ अर्सा पहले ट्रेड वार हुई थी, एक दूसरे के ऊपर इन्होंने जिसे हम कहते हैं कि तिजारती पाबंदियां लगाई थी। ठीक है, ट्रेड रिस्ट्रिक्शंस। वो क्यों लगाई थी, यूएस चाहता था कि चाइना की प्रोडक्ट्स की सेल कम हो, यूएस के अंदर उसकी प्रोडक्ट्स कम आए। चाइना यही चाहता था कि यूएस की चीजें जो है वो चाइना के अंदर कम आए, ताकि हम लोकली स्ट्रांग हो सके। तो ये एक मैनिफेस्टेशन थी कि किस तरह एक दूसरे को ये कम्पीट करना चाह रहे हैं। अब एक और एवेन्यू भी है जिसमें ये एक दूसरे को कम्पीट करना चाह रहे हैं। तिजारत के साथ साथ अलायंसेस बहुत ज्यादा मैटर करती हैं। ठीक है, हमें भी पता है कि जब कोल्ड वार चल रही थी यूएस और रशिया के बीच में, तो हम भी पहले जो है वो अमेरिका की साइड पे चले गए, इंडिया रशिया की साइड पे चला गया। तो ये अलायंसेस थी, दो सुपर पावर्स थी, तो दो अपोजिट कंट्रीज जो है वो एक एक के पास चला गया, दूसरा दूसरे के पास चला गया, ताकि बिग पावर्स के साथ अलायंस होगी तो वो क्या फील करेंगे, सेफ फील करेंगे। अब क्या सीन है, अब यूएस और चाइना अलायंसेस डेवलप कर रहे हैं अपनी। यूएस चाहता है कि दुनिया में अगर लेट से 193 कंट्रीज हैं, तो ज्यादा से ज्यादा कंट्रीज उसकी सपोर्ट में हो, उसके इन्फ्लुएंस में हो। चाइना की भी यही स्ट्रेटजी है। अब सपोर्ट में होना और इन्फ्लुएंस में होने का क्या फायदा है, अगर यूएस के साथ ज्यादा अलाइड कंट्रीज हैं तो यूएस की पॉलिसीज वो इम्प्लीमेंट करेंगे। अगर वो यूएस उनको कह देता है कि चाइना के साथ ट्रेड रोक दो, तो वो रोक देंगी। सेम इज द केस विद चाइना। तो ये एक दूसरे का सर्कल ऑफ इन्फ्लुएंस जो है ना अपना, वो बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं, और मीन वाइल क्या करें कि दूसरे का सर्कल ऑफ इन्फ्लुएंस कम करने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, अब आपको समझ आ रही है कि रियलिज्म कैसे चल रहा है, कि अपना इन्फ्लुएंस बढ़ाना है और दूसरे का इन्फ्लुएंस कम करना। ठीक है, तो दैट इज जीरो सम गेम। अब यूएस की मुख्तलिफ पॉलिसीज हैं और चाइना की मुख्तलिफ पॉलिसीज हैं। आज का जो हमारा मेन टॉपिक है दैट इज इंडो पैसिफिक। ठीक है, तो ये आहिस्ता आहिस्ता मैं आपको थोड़ा सा कंटेक्स्ट डेवलप करके उस टॉपिक की तरफ आ रहा हूँ। ठीक है जी, अच्छा जी, अब हम जाते हैं कि इंडो पैसिफिक का वर्ड है क्या, और इंडो पैसिफिक से मुराद क्या है, और इंडो पैसिफिक का वर्ड शुरू कैसे हुआ था। ठीक हो गया जी, वर्ड मैप किस किस को बनाना आ गया, बताएं। बख्तावर, इरफान, आप लोगों ने तो ये वाली क्लास ली हुई है। Sir, what was your question? Can you draw map of world right now? No, sir. इरफान आप, सर थोड़ा बहुत बनाने आ गया है। प्रैक्टिस नहीं कर रहे। ये मेरा देखे, जी मैं जी सर मैं करना। माउस के साथ आप लोगों को बना के सिखा रहा हूँ। जी सर। Last time भी fish बन गई थी। तो बन्नी फिश है, क्योंकि है ही फिश ही है। अच्छा जी, असनान अनम,
आप दोनों ने आंसर करना है। यहाँ पे जो ओशन है इस एरिया में, इसका क्या नाम है? इस एरिया में जो ओशन है उसका क्या नाम है? आपको पता है इसका? सर ये मैप किस जगह का बनाया है? मैप ही नहीं समझ लगी आपको? अच्छा चले, मैप मैं कंप्लीट कर देता हूँ तो फिर शायद आपको समझ आ जाए। एक सेकंड। अच्छा जी, यूएस रह गया हमारा। दिस इज नॉर्थ अमेरिकन कॉन्टिनेंट कंप्लीट, ठीक है। दिस इज साउथ अमेरिकन कॉन्टिनेंट, साउथ अमेरिकन। अब ये कॉन्टिनेंट्स के मैं सिर्फ नाम लिख रहा हूँ, यहाँ पे बहुत ज्यादा कंट्रीज हैं। यहाँ पे चिली हो गया, मैक्सिको तो यहाँ पे आता है, चिली हो गया, उसके बाद जो है हमारे पास कौन सा है वो कंट्री, अर्जेंटीना, ब्राजील, ये वो सारे वहाँ यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे अमेरिका है हमारे पास, यहाँ पे, ठीक है, ये अमेरिका है। और इसके ऊपर ये जो है दिस इज कनाडा, और यहाँ पे फिर छोटे मोटे आइलैंड्स भी हैं। ये जो है, ये सवाल किसने पूछा था कि ये कौन सा? अनम ने पूछा था। अनम, जी सर। ये हमने बनाए हैं, ये वाला जो एरिया बनता है ना ऑलमोस्ट ये वाला, ठीक है। दिस इज यूरोप, कंप्लीट यूरोप। अच्छा तो फिर सर जो साइड पे आपने पूछा है ना, इन केस अगर वो सऊदी है तो एक मैं साइड पे रेड सी मैं होगा मैं और बताता हूँ। अच्छा, दिस इज एशिया, ठीक है जी। दिस इज अफ्रीका, और ये जो है ना ये वाला एरिया, ये हमारा गल्फ कंट्रीज हैं, सऊदी अरेबिया, बहरीन, कतर, ओमान। ये आपने ठीक बताया कि दिस इज रेड सी। सही ये हाँ रेड सी, और उससे अगला वाला पर्शियन गल्फ होगा। ये कौन सा सी होगा यहाँ पे? ये मेडिटेरेनियन है वेरी ये गुड, वाला। ये पर्शियन गल्फ है यहाँ पे। और ये वाला जो कंप्लीट ओशन है ना, ये यहाँ ये वाला पोर्शन, ये वाला सारा, इसको हम बोलते हैं इंडियन ओशन। ऐसे ही है, इंडियन ओशन, यस सर। ठीक है। अब ये वाला ओशन कौन सा होगा, ये मुझे बताएं, इरफान बताएं, ये वाला ओशन कौन सा होगा? सर ये आई थिंक रेड सी है, नहीं नहीं एटलांटिक सर। नहीं नहीं, अटलांटिक भी नहीं। पैसिफिक, पैसिफिक भी है और साउथ चाइना सी भी है उस साइड पे। वेरी गुड, दिस इज पैसिफिक, ठीक है जी। अब ये पूरा मैप बनाने का मकसद क्या था? इसके दो मकसद हैं। पहला मकसद तो ये कि आप लोगों को प्रैक्टिस कराना कि क्वेश्चन से रेलेवेंट प्रेजेंटेशन में अपनी चीजें कैसे डालनी है। अब जब आपने इंडो पैसिफिक को एक्सप्लेन करना है ना, आपने इस तरह मैप बनाना है, आपने ये बताना कि दिस इज पैसिफिक, दिस इज इंडो पैसिफिक, एंड एरिया कंसर्निंग इंडियन ओशन एंड पैसिफिक ओशन इज कॉल्ड इंडो पैसिफिक। ठीक हो गया जी? समझ आ गई आप लोगों को? यस सर। जी सर। ये वर्ड वैसे बड़ा पुराना है, अब हम इस वर्ड की थोड़ी हिस्ट्री में जा रहे हैं। 1920 में ये यूज हो गया था, 20s में, लेकिन इसका स्ट्रेटजिकल जो यूज है, स्ट्रेटेजिक यूज, वो 2011 से शुरू हुआ है। अब इसके पीछे क्या कहानी है और ये क्यों शुरू हुआ है? आप लोगों ने पहले टर्मिनोलॉजी सुनी होगी, एशिया पैसिफिक, ऐसे ही है। एशिया पैसिफिक से क्या मुराद था? एशिया पैसिफिक से मुराद था ये वाला एरिया, एशिया और पैसिफिक, ये वाला एरिया। लेकिन इंडियन ओशन स्किप हो रहा था, ऐसे ही था। प्लस दो चीजें, एक इसको नाम ये वाला देने की, ये 2011 में अमेरिका की एक पॉलिसी आई थी, इंडो पैसिफिक स्ट्रेटजी। उन्होंने प्रॉपर जो है ना स्ट्रेटजी बनाना शुरू कर ली थी 2011 में, ठीक है। हिलरी क्लिंटन जो थी, उन्होंने इसको नाम को जो यूज किया था, और इसका मकसद क्या था इंडो पैसिफिक का, कि एशिया पैसिफिक का नाम उनने सिर्फ रीनेम किया था इंडो पैसिफिक। उस टाइम समझ नहीं आ रही थी कि व्हाई दे आर शिफ्टिंग फ्रॉम एशियन पैसिफिक टू इंडियन इंडो पैसिफिक।
लेकिन उसके पीछे बहुत बड़ी लॉजिक थी। लॉजिक ये थी कि यहाँ पे जो इंडिया है, पाकिस्तान के साथ करके हम इंडिया इधर थोड़ा सा ड्रा कर लेते हैं ऐसे, इंडिया को ज्यादा जो है वो सेंटर ऑफ अटेंशन बनाना था वर्ल्ड में और इस एरिया में, ठीक है। अब आप लोगों का अगला सवाल ये होना चाहिए कि इंडिया को यहाँ पे इंपॉर्टेंस देने का क्या तुक बनता था? कोई बता सकता है क्या तुक था यहाँ पे इंडिया को ज्यादा इंपॉर्टेंस देने का? एनीवन? कोई नहीं है, किसी को समझ नहीं है कि इसको इंडो पैसिफिक क्यों किया उन्होंने एशिया? सर शायद इसलिए क्योंकि वो चाइना के राइवल हैं, इस वजह से शायद। वेरी गुड। चाइना यहाँ पे क्या कर रहा था? अपना इन्फ्लुएंस डेवलप कर रहा था। इन्फ्लुएंस कैसे डेवलप कर रहा था? 2013 में हमने पढ़ा है कि उसने ओबोर और ये सारे प्रोजेक्ट्स शुरू कर लिए थे, और उसमें भी हमने यही चीज पढ़ा था कि इसका मेजर मकसद क्या था? एशिया, यूरोप और अफ्रीका, इन एरियाज की कंट्रीज के साथ कनेक्शन बनाना रोड के। अब एक कंट्री दूसरे कंट्री से अगर बाई रोड ट्रेड कर रहा है तो उनके रिलेशंस आपस में अच्छे होंगे या नहीं होंगे? डेफिनेटली होंगे। और यहाँ पे क्या होगा? चाइना का इन्फ्लुएंस ज्यादा होगा। अब चाइना का इन्फ्लुएंस रोकना था। अब अमेरिका तो बैठा है यहाँ पे, ठीक है। अब अमेरिका कोई रोड का प्रोजेक्ट यहाँ पे बना ही नहीं सकता कि चलें जी मैं इधर फिलीपीन के साथ अपना रोड बना लेता हूँ, मैं इधर मलेशिया के साथ अपना रोड बना लेता हूँ। तो ये वाला ऑप्शन उसके पास था नहीं। उसको एक रीजनल प्लेयर चाहिए था, रीजनल पपेट चाहिए थी, जिसको वो यूज करता कि उसका इन्फ्लुएंस अगर मैं यहाँ पे बढ़ा दूं तो चाइना का इन्फ्लुएंस कम हो, और ये वाला पपेट ऐसा होना चाहिए जो कि अमेरिका की उंगलियों के, जिस तरह हम कहते हैं, इशारों पे चलने वाला हो, ठीक है। तो वहां पे उसके पास सुटेबल ऑप्शन कौन सा था? इंडिया। इंडिया की इसको सेलेक्ट करने की दो रीजन थी। पहली रीजन ये थी कि इंडिया इकोनॉमिकली चाइना को थोड़ा बहुत टकराव दे सकता है, ठीक है। अब ये आप लोगों ने लेटेस्ट फिगर चेक करनी है, मैं आपको बता रहा हूँ, लेकिन मेरी थोड़ी सी शायद ये पुरानी हो फिगर। जो इंडियन जीडीपी है दैट इज अराउंड 2.5 ट्रिलियन डॉलर्स, ओके। और जो चाइनीज है दैट इज अराउंड 11.7 ट्रिलियन डॉलर्स, ओके। लेकिन इनकी ग्रोथ भी क्या चल रही है? 10% पे चलती रही है पिछले कुछ सालों तक, बिफोर कोविड इवन, ठीक है। तो सॉरी, इनकी भी और ये चाइना और इंडिया दोनों की, ठीक है। तो क्या था इकोनॉमिकली चाइना उसको, इंडिया जो है वो चाइना को थोड़ी बहुत आंखें दिखा सकता है। दूसरी चीज ये थी कि इंडिया और चाइना के ऑलरेडी बॉर्डर डिस्प्यूट्स चल रहे हैं। हमने लद्दाख के केसेस देखे हैं कि वहां पे उनका जो है वो बॉर्डर अनसेटल्ड है। इसी तरह एक दो और मसले मसाइल उनके हैं। 1963 में इनकी जंग भी हो चुकी है। दोनों चाह रहे हैं कि वो इंटरनेशनल लेवल के प्लेयर बन जाएं, सुपर पावर बन जाएं। इंडिया भी इसमें कम्पीट करने की कोशिश कर रहा है। तो यूएस के लिए सबसे बेस्ट और सबसे सेफ ऑप्शन क्या था? कि इंडिया का इन्फ्लुएंस यहाँ पे वो यूज करे, कि इंडिया तो बैठे ही यहाँ पे, कि इंडिया का अगर हालात यहाँ पे जो है वो लिंक्स बाकी कंट्रीज के साथ ज्यादा अच्छे हो जाएंगे तो क्या होगा? चाइना को वो काउंटर कर सकते हैं। इसीलिए उन्होंने इसमें इंडो पैसिफिक का नाम देना शुरू कर दिया, ठीक है जी। अब अगला सवाल ये बनता है कि भाई इंडो पैसिफिक में ऐसा क्या रखा हुआ है इस एरिया में कि अपना यूएस यहाँ पे अपना इन्फ्लुएंस बढ़ाना चाहता है? ये सवाल बनता है या नहीं बनता? क्यों अपना इन्फ्लुएंस यहाँ पे जो है वो यूएस बढ़ाना चाहता है? सबसे पहली चीज क्या है कि एशिया में एक रीजनल पावर क्रिएट हुई पहले चाइना, जो कि अब ग्लोबल पावर बनना चाह रहा है। एक ये रीजन थी जिसकी वजह से इस एरिया में यूएस का इन्फ्लुएंस बढ़ाना बहुत जरूरी था। दूसरा, यहाँ से ट्रेड बहुत ज्यादा होती है। कहा जाता है कि 2/3 ऑफ द टोटल ट्रेड जो है ये पैसिफिक ओशन और इस एरिया में होती है। इंडियन ओशन और पैसिफिक ओशन दोनों में 2/3 ऑफ द ग्लोबल ट्रेड। एक्सक्यूज मी। इसीलिए यहाँ पे यूएस का इन्फ्लुएंस मेंटेन रखना बहुत जरूरी था। फिर इसके बाद कहा जाता है कि टोटल जो है 3.37 ट्रिलियन डॉलर्स की ट्रेड होती है यहाँ से सालाना। 3.37, जो कि कह ले कि जो इंडिया की पूरी इकोनॉमी है उससे भी ज्यादा है, ठीक है।
इसके ऊपर जिसका कंट्रोल होगा वो ट्रेड में से ज्यादा बेनिफिट ले सकता है वहां से। 11, ये आप लोग डाटा अगर आपने लिखना है तो साथ में बेशक लिखते जाएं। 11 बिलियन बैरल ऑयल गुजरता है यहां से, ठीक है, 11 बिलियन बैरल ऑयल। और गैस जो है वो तकरीबन 190 मिलियन क्यूबिक फीट गुजरती है, ठीक है जी। और अगली जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है दैट इज कि यहाँ पे पैसिफिक के अंदर साउथ चाइना का जिक्र किया था अनम ने। साउथ चाइना के अंदर चाइना और रीजनल कंट्रीज का ऑलरेडी आपस में इशू चल रहा है। चाइना कहता है कि साउथ चाइना सी हमारा है, रीजनल कंट्रीज कहती हैं कि नहीं, थोड़ा थोड़ा हमारा शेयर भी बनता है जितना हमारी बाउंड्री उसके हिसाब से। तो इससे क्या है कि ऑलरेडी पहले यहाँ पे इशू बना हुआ है, तो चाइना को थोड़ा बहुत यहाँ पे तंग करना आसान है। और इससे इंपॉर्टेंट चीज क्या है, मलाक्का स्ट्रेट। मलाक्का स्ट्रेट के बारे में मैंने आपको बताया हुआ है कि दैट इज बिटवीन मलेशिया एंड इंडोनेशिया, और वो चोक पॉइंट है, वहां से ट्रेड गुजरती है। और वहां पे अगर उस जो स्ट्रेट है वो नैरो पैसेज ऑफ वाटर जो उसको बंद कर दिया जाए तो चाइना की ऑयल सप्लाई कट की जा सकती है। और चाइना की ऑयल सप्लाई कट करने का मकसद है कि चाइना की इकोनॉमी को रोक देना। इसीलिए अगर यूएस का यहाँ पे इन्फ्लुएंस है तो किसी भी टाइम अगर उनकी जंग के हालात बन जाते हैं तो जंग करने के बजाय यूएस क्या करेगा, सिर्फ उस चोक पॉइंट के साथ जो कंट्रीज है उनको कहेगा कि यहाँ पे चाइना के जितना भी ऑयल जा रहा है उसको रोक लो, ठीक है। उससे क्या होगा, चाइना इकोनॉमिकली वैसे ही बैठ जाएगा और वो जंग करने की हालत में ही नहीं रहेगा, ठीक है। अच्छा जी, अब क्या है कि चाइना से इतना यूएस डर क्यों रहा है? पहली बात, डर इसलिए रहा है कि मैंने एक तो बताया कि जीडीपी, अब जो अमेरिका का जीडीपी है दैट इज अराउंड 19 ट्रिलियन डॉलर्स, लेकिन उसका ग्रोथ रेट बहुत कम है। कुछ अर्सा पहले तो उसका 2 पॉइंट समथिंग था, ठीक है। लेकिन चाइना का ऑन द अदर हैंड जीडीपी अभी कम है, 11.7 ट्रिलियन है। लेकिन ये आपने फिगर कंफर्म करनी है 11.7 वाली कि ये लेटेस्ट अभी क्या है कोविड के बाद की, ठीक है। 11.7 ट्रिलियन है तो उसका लेकिन ग्रोथ रेट बहुत ज्यादा है, मीनिंग देयर बाय कि कुछ ही सालों में, और कुछ जो रिसर्च इंस्टीट्यूट्स हैं चाइनीज इकोनॉमी के बारे में कहते हैं कि 2028 तक चाइना की इकोनॉमी का साइज यूएस की इकोनॉमी से ज्यादा होगा। इस वजह से यूएस को खतरा है, ठीक है। दूसरा खतरा क्या है कि इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन जैसे हमारा यूएन है, यूएन में सेकंड लार्जेस्ट कंट्रीब्यूटर भी चाइना है, तो वहां पे भी उसने अपनी हेजमनी क्रिएट की हुई है। यूएन की 15 एजेंसीज जो हैं उनको हेड कर रहा है कौन? चाइना हेड कर रहा है, ठीक है। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि उसने अपना फाइनेंशियल सिस्टम भी जो है वो जनरेट करना शुरू कर दिया। जैसे अमेरिका ने जो सिस्टम दिया था उसको कहते हैं ब्रेटन वुड सिस्टम, ठीक है, वर्ल्ड वॉर 2 के बाद जो आया था, जिसमें वर्ल्ड बैंक, आईएमएफ, ये वाली सारी इंस्टीट्यूशंस थी। लेकिन चाइना क्या कर रहा है, एक जो है वो पैरेलल इंटरनेशनल सिस्टम बनाना चाह रहा है, जैसा कि उसने एशियन डेवलपमेंट बैंक बनाया और एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट बैंक बनाया है, ठीक है। तो ये जो अमेरिका का वर्ल्ड ऑर्डर है, फाइनेंशियल वर्ल्ड ऑर्डर, उसको चैलेंज करने की कोशिश कर रहा है। और इससे भी इंपॉर्टेंट चीज क्या है, वन बेल्ट वन रोड का प्रोजेक्ट, जिसके थ्रू वो ना सिर्फ अपना इन्फ्लुएंस बढ़ा रहा है बल्कि अपनी इकोनॉमी को इंटीग्रेट कर रहा है। सीपैक जो है, जैसे मैंने स्ट्रेट ऑफ मलाका की बात की, सीपैक अगर कंप्लीट हो गया और प्रॉपर फंक्शनिंग उसकी हो गई तो जो एक जिसे कहते हैं ना कि एक नस है यूएस के हाथ में कि स्ट्रेट ऑफ मलाका को ब्लॉक करके हम चाइनीज इकोनॉमी को जो है वो बिल्कुल तबाह कर देंगे, वो खत्म हो जाएगा, उसके हाथ से वो चली जाएगी। क्योंकि सीपैक के थ्रू डायरेक्ट पाकिस्तान के थ्रू ऑयल जाया करेगा चाइना में, और वहां पे कोई भी बीच में कोई ऐसी हर्डल नहीं होगी चाइना के लिए कि उसका यूएस ऑयल कहीं पे भी रोक सके। तो इससे भी जो है वो अमेरिका को थोड़ा बहुत मसला है कि क्यों जो है वो जो चाइना अपने सारे के सारे मसले सेट करता जा रहा है, इतना स्ट्रांग होता जा रहा है कि हमारे पास उसकी कोई वीकनेस ही नहीं रहेगी, ठीक है जी। ये रीजंस थी। अच्छा जी, अब यहाँ पे टेंशन्स हो क्या रही हैं और क्या हो रहा है, ठीक है। अब हमने देखा कि एक तो अपने अपने नेक्सस जो है वो बनाना शुरू कर लिए हैं। यूएस ने पहले बनाया था एक ट्रांस पैसिफिक अलायंस, ये ट्रांस पैसिफिक पार्टनरशिप भी कहते हैं, टीपीपी। लेकिन उसकी बदकिस्मती कह लें यूएस की, वो ये हुई कि जब प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप आए तो उन्होंने उस जो ट्रांस पैसिफिक पार्टनरशिप को खत्म कर दिया। ट्रांस पैसिफिक पार्टनरशिप क्या थी कि मैंने मैप पे दिखाया, इस तरफ यूएस है, दरमियान में पैसिफिक है, और इस तरफ जो है वो
एशियन कंट्रीज हैं जिसमें वियतनाम, ताइवान और फिलीपाइंस और ये सारी कंट्रीज आती हैं, तो उन्होंने फ्री ट्रेड यानी कि ट्रेड होगी विदाउट एनी बैरियर, विदाउट एनी ड्यूटीज, और फ्री मूवमेंट ऑफ पीपल फॉर प्रोफेशनल वर्क। उन्होंने कुछ डिग्रीज और कुछ इस तरह की चीजें की थी कि प्रोफेशनल जो हमारी लेबर मूव कर रही होगी उसके ऊपर भी इवन जो है वो रिस्ट्रिक्शंस कम से कम होंगी। तो इन सब की आपस में इकोनॉमी क्या हो जानी थी, इंटीग्रेट हो जानी थी, लेकिन वो डोनाल्ड ट्रंप ने उनको वैसे ही खत्म कर लिया। इसके अलावा और क्या हो रहा है, इसके अलावा ये हो रहा है कि सारे के सारे जो हैं वो अपना मिलिट्री स्पेंडिंग जो है वो इंक्रीज करते जा रहे हैं। दैट इज अ वेरी वेरी थ्रेटनिंग सर्कमस्टांस, क्योंकि जितनी मिलिट्री स्पेंडिंग ज्यादा होगी उतना इकोनॉमी के ऊपर बर्डन भी आएगा सबका, और उतने चांसेस ऑफ गोइंग फॉर द वॉर विल इंक्रीज। जो चाइनीज है, चाइनीज ने अपने डिफेंस को बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग किया और उसके अंदर स्पेंडिंग भी बहुत ज्यादा की है। चाइनीज जो स्पेंडिंग है वो 2008 से लेकर 2018 तक उसमें जो इंक्रीज आई है दैट इज 131%। मतलब जितना वो 2008 में लगा रहे थे अब उससे 131% ज्यादा वो अपनी मिलिट्री पे लगा रहे हैं। जापान जो है उसने 7% इंक्रीज किया। जापान क्यों इंक्रीज करा, क्योंकि जापान दरमियान में एक आइलैंड है पैसिफिक ओशन में और वहां पे यूएस की बेसेस हैं, तो वो भी अपने आप को स्ट्रॉन्ग कर रहे हैं। उन्होंने अपना 7% जो है वो बजट इंक्रीज किया है 2008 से 2018 तक। वियतनाम ने 94% इंक्रीज की है। तो इससे पता लगता है कि यहाँ पे इस एरिया के अंदर टेंशन इज राइजिंग। इंडिया ने अपना डिफेंस बजट जो है वो 7% इंक्रीज किया है। ठीक है, और क्या पॉलिसीज हैं यहाँ पे। यूएस की पॉलिसी पहले तो ट्रांस पैसिफिक पार्टनर की फॉर्म में थी, फिर पिवट टू एशिया पॉलिसी उन्होंने दी, लेकिन ट्रंप ने इन चीजों को थोड़ा सा जो है वो इनको खराब किया। लेकिन जो चाइनीज पॉलिसी है, एक तो वो हमने बता दी कि वन बेल्ट वन रोड की पॉलिसी है। दूसरी पॉलिसी उनकी क्या है, इंडो जो अपना साउथ पैसिफिक ओशन जो है, साउथ चाइना सी जो है, उसमें उनकी पॉलिसी का नाम है, चाइनीज पॉलिसी का नाम है 9 डैश पॉलिसी। 9 डैश पॉलिसी क्या है, वो 9 डैशेस के जरिए बताते हैं कि पैसिफिक ओशन में जो साउथ चाइना सी है वो कंप्लीट का कंप्लीट चाइना का है। यानी कि यहाँ पे जितनी ट्रेड होगी, जितनी मूवमेंट होगी, वो चाइना की मर्जी और चाइना की जो होगी रूल्स एंड रेगुलेशन के मुताबिक होगी। लेकिन जो बाकी कंट्रीज हैं, छोटी छोटी फिलिपाइन, वो कहते हैं कि जितना हमारा बॉर्डर एरिया उसके साथ हमारा कुछ जो है वो मैरी टाइम बॉर्डर भी तो होना चाहिए, हमारा भी तो सी में हिस्सा होना चाहिए। लेकिन चाइना इसको निगेट करता है और यूएस क्या करता है, उन सब कंट्रीज को सपोर्ट करता है। ये केस जो है 2014 में आर्बिट्रेशन के लिए गया था, वहां पे डिसीजन भी चाइना के खिलाफ आया था, लेकिन चाइना ने उसको इम्प्लीमेंट करने से इनकार कर दिया था। तो यहाँ पे पता लगता है कि चाइना इज ग्रोइंग एग्रेसिव। ठीक है जी, अच्छा जी, नेक्स्ट है हमारा इसमें, ये मैंने बता दिया कि 2011 में हिलरी क्लिंटन ने ये वाला वर्ड जो है वो स्टार्ट किया था इंडो पैसिफिक का। ठीक है, इसके बाद जो है पाकिस्तान का हम डिस्कस करते हैं। तकरीबन 1 मिनट ही रह गया हमारी वीडियो में। पाकिस्तान के लिए क्या मसला है, पाकिस्तान के लिए मसला ये है इंडो पैसिफिक की वजह से कि इंडिया को बहुत ज्यादा जो फेवर मिल रही है यूएस से, बहुत ज्यादा डिफेंस एग्रीमेंट में की है इन्होंने, बायलैटरल एग्रीमेंट की हैं, लॉजिस्टिक एक्सचेंज मेमोरेंडम ऑफ जो एग्रीमेंट वो किया हुआ है। ठीक है, इसकी वजह से पाकिस्तान की जो सिक्योरिटी है वो कंप्रोमाइज हो रही है, क्योंकि मैंने रियलिज्म की बात की थी, जितना इंडिया स्ट्रांग होगा उतना पाकिस्तान को खतरा होगा। दूसरा चाइना है, चाइना के ऊपर जितना प्रेशर आएगा पाकिस्तान के साथ भी अल्टीमेटली प्रेशर आएगा। जैसे हमारे ऊपर प्रेशर आया भी है कि सीपैक को आप रोकें, आप गिलगित बल्तिस्तान से सीपैक गुजार रहे हैं जो कि आपकी टेरिटरी नहीं है, दिस एंड दैट, इस तरह की चीजें। फिर हमें मुख्तलिफ तरीकों से प्रेशराइज करने की कोशिश की जा रही है। जैसे FATF में हमें जानबूझ के लिस्ट करवाया गया और इसमें अमेरिका था, बिल्कुल था, इंडिया भी इसमें था, कि पाकिस्तान की इकोनॉमी को जितनी हिट लगाएंगे उतना ही पाकिस्तान वीक होगा और क्या पता कि पाकिस्तान अपनी पार्टनरशिप चेंज कर ले। अब हमें करना क्या है, हमें करना ये है कि हमें जितने भी प्रोजेक्ट्स हमारे चल रहे हैं सीपैक रिलेटेड, उनको हम